चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं गैसों की द्रव में विलेयता। गैसों की द्रव में विलेयता। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे ठोसों की द्रव में विलेयता। उस समय यहाँ पे गैस की जगह ठोस था और द्रव सेम ही था, है ना। तो हम लोग पहले ठोस की द्रव में विलेयता पढ़े थे पिछले क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे गैसों की द्रव में विलेयता के बारे में। तो जैसे उसका परिभाषा था इसका भी वैसे हो जाएगा, है ना। किसी भी द्रव में गैस को मिलाने की जो क्रिया है वही कहलाती है गैसों की द्रव में विलेयता, है ना। किसी गैस को द्रव में मिलाने की क्रिया गैसों की द्रव में विलेयता कहलाती है। बाकी आप लोग लिखेंगे, इसको पूरा करेंगे। तो इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कि जब हम लोग किसी भी गैस को द्रव में मिलाते हैं तो किस प्रकार से जो गैस है वो उस द्रव में विलय हो जाता है और कौन कौन से जो कारक है इसको प्रभावित करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं गैसों की द्रव में विलेयता क्या होता है। किसी गैस को द्रव में मिलाने की क्रिया ही गैसों की द्रव में विलेयता कहलाती है ना। अब इसको कुछ प्रभावित करने वाले कारक भी हैं, तो देखते हैं कौन कौन से जो कारक है वो इसको प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने वाले कारक किसको, गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसके बेसिक जो कारक है उसको हम लोग आज देखेंगे जी। तो पहला हमारे पास जो कारक है वो है गैस व विलायक की प्रकृति, है ना। तो पहला जो कारक है इसमें है गैस व विलायक की प्रकृति। गैस व विलायक मतलब द्रव, है ना, इस कंडीशन में की प्रकृति। तो इसमें बताया गया है कि गैस और विलायक की जो प्रकृति है वो किसी भी गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करती है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें तो जो हमारा गैस होता है वो द्रव के साथ अगर अच्छे से रासायनिक अभिक्रिया करता है या फिर यदि गैस की रासायनिक क्रिया यदि गैस द्रव के साथ आसानी से रासायनिक क्रिया करता है तो उसकी विलेयता या फिर तो वह द्रव में आसानी से विलय हो जाता है ना। तो वह द्रव में विलय हो जाता है या घुल जाता है। जैसे कि कुछ गैस है अपने पास, है ना। हम लोग बात करते हैं अमोनिया की, सल्फर डाइऑक्साइड की, है ना, और इसी प्रकार से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। अभी ये सभी क्या होते हैं गैस फॉर्म में। ये एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो दोनों फॉर्म में मिलता है जी। आपको लिक्विड फॉर्म में भी मिलेगा और वेपर फॉर्म में मतलब गैस फॉर्म में भी मिलेगा, है ना। तो ये तीन कुछ ऐसी गैसें हैं जिसकी जल के साथ क्रिया बहुत आसानी से होती है। इस कारण ये क्या होते हैं जल में आसानी से विलय हो जाते हैं। लेकिन कुछ गैसें ऐसी होती हैं, कुछ गैसें यहाँ पे ले लेंगे, लेकिन चूंकि कुछ गैसें जल के साथ आसानी से रासायनिक क्रिया नहीं करती, अतः इनकी जल में विलेयता कम होती है। ठीक है, कुछ एक आध गैसें हैं जो जल के साथ आसानी से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते, जिस कारण से इसकी जो विलेयता है वो कम होती है। अब ये गैस कौन कौन से हैं। तो ये गैस है अपना नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, हाइड्रोजन और हीलियम। यहाँ पर जितने भी गैस है मैंने सबको दो दो की संख्या में लिया है, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ पीरियोडिक टेबल पढ़ाते समय कि कोई भी जो गैस है वो सिंगल या अकेले नहीं रह सकता, हमेशा वो अणु के रूप में रहते हैं, परमाणु के रूप में कभी भी वो नहीं पाए जाते हैं ना। तो नाइट्रोजन को N2, ऑक्सीजन को O2, हाइड्रोजन को H2 और हीलियम को हम लोग He2 करके यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम लोग देखें कि इन चारों गैसों में
कौन सा गैस जो है वो जल में सबसे अधिक विलय होता है। तो इनका कुछ निश्चित क्रम है, जैसे कि सबसे अधिक जो विलय है वो है हमारा ऑक्सीजन, इससे थोड़ा कम विलय है वो है हमारा नाइट्रोजन, और इससे भी कम विलय है वो है आपका हाइड्रोजन, और सबसे जो जल में कम विलय होने वाली गैस है वो है भाई हीलियम। इसको याद रखना, ये बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है जी। आप जो आगे चल करके नीट जेई का तैयारी करेंगे तो इसको कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित गैसों में निम्नलिखित गैसों की जल में विलेयता का क्रम बताइए करके, ठीक है। तो सबसे अधिक विलेय कौन है, ऑक्सीजन है ना, सब लोग को पता ही होगा, प्राणवायु जिसको कहा जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है नाइट्रोजन, तीसरे नंबर पर हाइड्रोजन और चौथे नंबर पर है हीलियम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा जो प्रभावित करने वाला जो कारक है वो है टेम्परेचर, ताप, है ना। इसके बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं ठोसों की द्रव में विलेयता में। तो हम लोग देख रहे थे ठोसों की द्रव में विलेयता में कि जब हम लोग ताप को बढ़ाते हैं या फिर जब अभिक्रिया उष्मा शोषी होती है, उष्मा शोषी अर्थात जहाँ पे उष्मा का अवशोषण होता है, तो ली-सातिल्य के सिद्धांत के अनुसार विलेयता जो है वो बढ़ जाती है। वहीं जब अभिक्रिया उष्मा क्षेपी होती है तो ली-सातिल्य के सिद्धांत के अनुसार विलेयता जो है वो कम हो जाती है। कुछ ऐसा ही कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर अभी यहाँ पर जो अभिक्रियाएं होती हैं वो उष्मा क्षेपी होती हैं। अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ना, तो यहाँ पर देखा जाता है जल और गैस और द्रव की जो क्रिया है हमेशा उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होता है ना। इसको आपको मैं नोट्स भेज दूंगा डिटेल से। ये जो ताप, जब हम लोग ताप मिलाते हैं, ताप को बढ़ाते हैं गैस को द्रव में मिलाने के बाद, तो वहाँ पर जो अभिक्रिया होती है जनरली वो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है। और ली-सातिल्य के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जहाँ पर भी उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है वहाँ पर अगर ताप को बढ़ा दिया जाए तो विलेयता जो है वो घट जाती है या कम हो जाती है। इसका बेसिक सा रीजन एक और है ना, जैसे कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे द्रव हम लोगों ने रख दिए हैं। अब इस द्रव में मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे किसी भी गैस को लाइक अपना H2 ही है मान लेते हैं सिंपल सा, इस H2 को घोलने का प्रयास करते हैं। नीचे से हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। टेम्परेचर को बढ़ाने पर क्या होगा, आपको पता होगा जो भी गैस या जितनी भी गैसें होती हैं वो हल्की होती हैं और द्रव। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं गैसों की द्रव में विलेयता। गैसों की द्रव में विलेयता। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे ठोसों की द्रव में विलेयता। उस समय यहाँ पे गैस की जगह ठोस था और द्रव सेम ही था, है ना। तो हम लोग पहले ठोस की द्रव में विलेयता पढ़े थे पिछले क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे गैसों की द्रव में विलेयता के बारे में। तो जैसे उसका परिभाषा था इसका भी वैसे हो जाएगा, है ना। किसी भी द्रव में गैस को मिलाने की जो क्रिया है वही कहलाती है गैसों की द्रव में विलेयता, है ना। किसी गैस को द्रव में मिलाने की क्रिया गैसों की द्रव में विलेयता कहलाती है। बाकी आप लोग लिखेंगे, इसको पूरा करेंगे। तो इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कि जब हम लोग किसी भी गैस को द्रव में मिलाते हैं तो किस प्रकार से जो गैस है वो उस द्रव में विलय हो जाता है और कौन कौन से जो कारक है इसको प्रभावित करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं गैसों की द्रव में विलेयता क्या होता है। किसी गैस को द्रव में मिलाने की क्रिया ही गैसों की द्रव में विलेयता कहलाती है ना। अब इसको कुछ प्रभावित करने वाले कारक भी हैं, तो देखते हैं कौन कौन से जो कारक है वो इसको प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने वाले कारक किसको, गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसके बेसिक जो कारक उसको हम लोग आज देखेंगे जी। तो पहला हमारे पास जो कारक है वो है गैस व विलायक की प्रकृति, है ना। तो पहला जो कारक है इसमें है गैस व विलायक की प्रकृति। गैस व विलायक मतलब द्रव, है ना, इस कंडीशन में की प्रकृति। तो इसमें बताया गया है कि गैस और विलायक की जो प्रकृति है वो किसी भी गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करती है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें तो जो हमारा गैस होता है वो द्रव के साथ अगर अच्छे से रासायनिक अभिक्रिया करता है या फिर यदि गैस की रासायनिक क्रिया, यदि गैस द्रव के साथ
आसानी से रासायनिक क्रिया करता है तो उसकी विलेयता या फिर तो वह द्रव में आसानी से विलय हो जाता है ना, तो वह द्रव में विलय हो जाता है या घुल जाता है। जैसे कि कुछ गैस है अपने पास है ना, हम लोग बात करते हैं अमोनिया की, सल्फर डाइऑक्साइड की, है ना, और इसी प्रकार से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। अभी ये सभी क्या होते हैं गैस फॉर्म में, ये एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो दोनों फॉर्म में मिलता है जी। आपको लिक्विड फॉर्म में भी मिलेगा और वेपर फॉर्म में, मतलब गैस फॉर्म में भी मिलेगा, है ना। तो ये तीन कुछ ऐसी गैसें हैं जिसकी जल के साथ क्रिया बहुत आसानी से होती है, इस कारण ये क्या होते हैं जल में आसानी से विलय हो जाते हैं। लेकिन कुछ गैसें ऐसी होती हैं, कुछ गैसें यहाँ पे ले लेंगे, लेकिन चूंकि कुछ गैसें जल के साथ आसानी से रासायनिक क्रिया नहीं करती, अतः इनकी जल में विलेयता कम होती है। ठीक है, कुछ एक आध गैसें हैं जो जल के साथ आसानी से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते, जिस कारण से इसकी जो विलेयता है वो कम होती है। अब ये गैस कौन कौन से हैं, तो ये गैस है अपना नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, हाइड्रोजन और हीलियम। यहाँ पर जितने भी गैस है मैंने सबको दो दो की संख्या में लिया है, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ पीरियोडिक टेबल पढ़ाते समय कि कोई भी जो गैस है वो सिंगल या अकेले नहीं रह सकता, हमेशा वो अणु के रूप में रहते हैं, परमाणु के रूप में कभी भी वो नहीं पाए जाते हैं ना। तो नाइट्रोजन को N2, ऑक्सीजन को O2, हाइड्रोजन को H2 और हीलियम को हम लोग He2 करके यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम लोग देखें कि इन चारों गैसों में कौन सा गैस जो है वो जल में सबसे अधिक विलय होता है, तो इनका कुछ निश्चित क्रम है। जैसे कि सबसे अधिक जो विलय है वो है हमारा ऑक्सीजन, इससे थोड़ा कम विलय है वो है हमारा नाइट्रोजन, और इससे भी कम विलय है वो है आपका हाइड्रोजन, और सबसे जो जल में कम विलय होने वाली गैस है वो है भाई हीलियम। इसको याद रखना, ये बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है जी। आप जो आगे चल करके नीट जेईई का तैयारी करेंगे तो इसको कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित गैसों की जल में विलेयता का क्रम बताइए करके। ठीक है, तो सबसे अधिक विलय कौन है, ऑक्सीजन, है ना, सब लोग को पता ही होगा, प्राणवायु जिसको कहा जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है नाइट्रोजन, तीसरे नंबर पर हाइड्रोजन और चौथे नंबर पर है हीलियम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा जो प्रभावित करने वाला जो कारक है वो है टेम्परेचर, ताप, है ना। इसके बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं ठोसों की द्रव में विलेयता में। तो हम लोग देख रहे थे ठोसों की द्रव में विलेयता में कि जब हम लोग ताप को बढ़ाते हैं या फिर जब अभिक्रिया ऊष्माशोषी होती है, ऊष्माशोषी अर्थात जहाँ पे ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो ली-सातेलिय के सिद्धांत के अनुसार विलेयता जो है वो बढ़ जाती है। वहीं जब अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है तो ली-सातेलिय के सिद्धांत के अनुसार विलेयता जो है वो कम हो जाती है। कुछ ऐसा ही कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर अभी यहाँ पर जो अभिक्रियाएं होती हैं वो ऊष्माक्षेपी होती हैं, अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ना, तो यहाँ पर देखा जाता है जल और गैस और द्रव की जो क्रिया है हमेशा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है ना। इसको आपको मैं नोट्स भेज दूंगा डिटेल से। ये जो ताप, जब हम लोग ताप मिलाते हैं, ताप को बढ़ाते हैं गैस को द्रव में मिलाने के बाद, तो वहाँ पर जो अभिक्रिया होती है जनरली वो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। और ली-सातेलिय के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जहाँ पर भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है वहाँ पर अगर ताप को बढ़ा दिया जाए तो विलेयता जो है वो घट जाती है या कम हो जाती है। इसका बेसिक रीजन एक और है ना, जैसे कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे द्रव हम लोगों ने रख दिए हैं। अब इस द्रव में मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे किसी भी गैस को लाइक अपना H2 ही मान लेते हैं सिंपल सा, इस H2 को घोलने का प्रयास करते हैं।
नीचे से हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। टेम्परेचर को बढ़ाने पर क्या होगा, आपको पता होगा जो भी गैस या जितनी भी गैसें होती हैं वो हल्की होती हैं और द्रव क्या होता है, गैस से हमेशा भारी होता है। तो जैसे ही मैं टेम्परेचर को यहाँ पे बढ़ाता हूँ, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या होगा, ये जो हल्की गैस है इसमें घुलने के बजाय यहीं से और बाहर चला जाएगा, मतलब इसमें जल में घुलेगा ही नहीं, है ना। अब जल में घुलेगा ही नहीं तो विलेयता क्या हो जाएगी, विलेयता जो है ऑलरेडी यहाँ पे घट जाएगी या कम हो जाएगी। इसलिए कि यहाँ पर बोला जाता है कि जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ताप को बढ़ाते हैं, तो किसी भी गैस की, है ना, ये क्या था अपना गैस, किसी भी गैस की द्रव में विलेयता हमेशा कम हो जाती है या घट जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं दाब का प्रभाव। तीसरा जो कारक है दाब, है ना, दाब का प्रभाव। देखते हैं प्रेशर को इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से क्या होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि सामान्यतः जब हम लोग क्या करते हैं, दाब को बढ़ाते हैं, सामान्यतः दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ती है। याद रखेंगे, सामान्यतः दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ती है। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए एक बहुत ही फेमस वैज्ञानिक थे, एक फिजियोकेमिस्ट थे, हेनरी नामक एक वैज्ञानिक, जिन्होंने इस एक नियम दिया जिसको हम लोग हेनरी के नियम के नाम से जानते हैं। उससे पहले आपको मैं डायग्राम से समझा देता हूँ कि जैसे हम लोग दाब को जब बढ़ाते हैं तो किसी भी गैस की द्रव में विलेयता किस कारण से बढ़ती है। तो मैं मान लेता हूँ मेरे पास क्या है, एक पात्र है, इस पात्र में हम लोग क्या कर दिए हैं, जल भर देते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे जल भर देता हूँ। अब हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर भर देते हैं कुछ गैसें, मान लो ये क्या है, गैसें, जिसको मैंने इस पात्र में भर दिया है। और ऊपर लगा देता हूँ मैं एक पिस्टन। पिस्टन क्या होता है, एक दाब को बढ़ाने का यंत्र होता है जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी सिस्टम के ऊपर प्रेशर को इन्हेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं ना। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, दाब को बढ़ाएंगे। ये है हमारा पिस्टन जिसकी सहायता से हम लोग दाब बढ़ाएंगे, और ये है गैस, और यहाँ पर भरा है फाइनली जल। ठीक है, तो आपको पता होगा जैसे जैसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दाब को बढ़ाते जाऊँगा, दाब बढ़ाने पर क्या होगा, पिस्टन नीचे आता जाएगा, नीचे आएगा तो यहाँ पर जो जल के जो कण गैस के जो कण आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये कण क्या होंगे, इस जल की सतह के समीप आने लगेंगे, है ना। कहाँ पे आने लगेंगे, जल की सतह के समीप आने लगेंगे। मतलब पहले जो डायग्राम में हमारे गैस के जो कण है ऊपर थे, वो अब हमको कैसे दिखाई देंगे, अब ये जो कण है फाइनली जल के समीप आ चुके हैं, है ना। कहाँ पे आ गए हैं, जल के समीप, मतलब जल की सतह के पास में आ चुके हैं। अब यहाँ पे पिस्टन भी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना। अब यहाँ से जैसे मैं पिस्टन को और आगे प्रेस करता हूँ, दाब यहाँ पे और लगाता हूँ, यहाँ पर ये जो जल के कण है वो फाइनली क्या होंगे, इसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो हमको जो नया कहना चाहिए प्रतिरूप मिलेगा वो इस प्रकार से होगा। ये यहाँ पे पहले जल भरा हुआ था, पिस्टन कहाँ तक आ गया है, अब पिस्टन जल की सतह तक आ गया है क्योंकि हम लोगों ने दाब को बढ़ा दिया है। अब ध्यान से तीनों डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पर जो जल के कण हैं वो गैस के जो कण हैं वो पिस्टन के जस्ट पास में है। यहाँ पर हमने जैसे ही दाब लगाया, गैस के कण जो है वो जल की सतह पर आ गए हैं। अब इसके बाद जैसे मैं दाब को और आगे मतलब और बढ़ा देता हूँ, दाब बढ़ाने के बाद जो गैस के कण है वो जल के अंदर समाहित हो जाते हैं, अर्थात जो गैस के कण हैं या फिर जो गैस है वो द्रव में विलय हो जाते हैं। तो यहाँ पर किसका प्रभाव पड़ रहा है, दाब का। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे दिखा है कि सामान्यतः दाब बढ़ाने पर गैसों की, है ना, गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है। आई होप समझ में आ गया हो आप लोगों को। आगे देखते हैं, इसको समझाने के लिए एक फेमस वैज्ञानिक थे हेनरी, इन्होंने अपना नियम दिया जिसको हम लोग हेनरी के नियम के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं ये हेनरी का नियम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। अभी आप लोगों के 11वीं के एग्जाम में आया था अर्धवार्षिक परीक्षा में कि जो कहना चाहिए कोका कोला की बोतल फिर थम्सअप की बोतल की जो ढक्कन जो है उसको निकालने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, क्यों, है ना। तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। ये इसको समझाने के लिए एक नियम का उपयोग किया जाता है जिसका नाम है हेनरी का नियम, है ना। बहुत ही फेमस नियम है भाई, इसको किसी भी हालात में आप लोग नहीं छोड़ेंगे। 3 नंबर के प्रश्न बनते हैं इससे सीधा।
या तो आपको हेनरी का नियम पूछेगा, या फिर हेनरी के नियम के अनुप्रयोग पूछेंगे, या फिर सीधे अनुप्रयोग पूछ करके आपको अनुप्रयोग को दे देंगे और पूछेंगे कि यह किस नियम पर आधारित है। तो चलिए तो देखते हैं हम लोग हेनरी का नियम क्या है। तो हेनरी ने बताया कि गैसों की द्रव में विलेयता गैस द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। किसी भी गैस की द्रव में विलेयता गैस द्वारा, याद रखेंगे है ना, किसके द्वारा, गैस द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। अर्थात अगर हम लोग यहाँ पर गैसों की विलेयता की बात करें, गैसों की विलेयता किसके समानुपाती हो जाएगा जी, गैस द्वारा लगाए गए दाब के, है ना। तो गैसों की जो विलेयता है वो दाब के समानुपाती होता है, यही बताया था हेनरी ने। अगर हम लोग इसको थोड़ा और सॉल्व करना चाहे तो मान लेते हैं यदि किसी गैस का m ग्राम द्रव में विलेय हो तब, है ना। मान लेते हैं कि कोई गैस है जिसका m ग्राम, है ना, उस गैस का द्रव्यमान कितना है, m ग्राम है, जो कि द्रव में विलेय है, तब साम्यावस्था, यहाँ पर एक साम्यावस्था की स्थिति आ जाती है ना, साम्यावस्था पर, इसको समझाऊंगा आगे आप लोगों को। साम्यावस्था पर अगर हम लोग देखिए तो यहाँ पर साम्यावस्था पर जो गैस का द्रव्यमान m है वो गैस द्वारा लगाए गए दाब के या P के समानुपाती होता है। जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाता हूँ, मुझको एक नया नियतांक मिल जाता है जिसका नाम होता है KH, और इस KH को हम लोग कहते हैं हेनरी नियतांक, है ना, जहाँ KH बराबर क्या है जी, हेनरी नियतांक। यहाँ पर एक आप नोट याद रखेंगे, हेनरी नियतांक KH का, H हमेशा नीचे रखेंगे, है ना, KH का मान बढ़ने पर गैसों की द्रव में विलेयता घटती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, गैसों की विलेयता को हम लोग मोल प्रभाज के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा मोल प्रभाज क्या होता है, किसी विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या और उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गैसों की द्रव में विलेयता को मोल प्रभाज के रूप में प्रदर्शित करने पर ये हो जाएगा आपका गैस का आंशिक दाब, इसको हम लोग डिनोट करते हैं जी PA से, है ना। यहाँ पर विलेय से मत रिलेट करेंगे इसको। यहाँ पर गैस का जो आंशिक दाब है वो होता है PA, उसके मोल प्रभाज XA, है ना, X क्या है मोल प्रभाज, यहाँ पर P क्या है प्रेशर या दाब, है ना, XA के समानुपाती होता है। ठीक है, चलिए जैसे कि इसको हम लोग और लिखना चाहे सूत्र के रूप में तो ये हो जाएगा हमारा PA समानुपाती XA, या फिर हम लोग समानुपाती का चिन्ह हटा दे तो PA बराबर K
और ये हो जाएगा आपका एक्स ए, है ना, इसको के एच भी लिख सकते हैं। यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, जहाँ के एच बराबर हेनरी नियतांक, हेनरी नियतांक। ठीक है, तो ये था अपना